नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल द वे ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं जिसमें कि आज हमारा यह अंतिम लेक्चर होगा और इस लेक्चर के बाद में हमारा जो मध्य प्रदेश का इतिहास है वह समाप्त हो जाएगा और हम इसके बाद मध्य प्रदेश के ही कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें कि हम मध्य प्रदेश का गठन से हम शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाए, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर MPPSC, MPSI, MP पुलिस, MP पटवारी और व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त परीक्षाओं की तैयारी बिल्कुल मुफ्त करवाई जाती है। तो दोस्तों, आइए अब हम शुरू करते हैं हमारे मध्य प्रदेश का इतिहास, जिसमें कि आज हमारा यह 11वां लेक्चर है। तो आज के हम इस लेक्चर में 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति क्यों हुई तथा उसके मुख्य मुख्य कारण क्या थे, किस किस तरह के कारण थे, क्योंकि किसी भी प्रकार की क्रांति की शुरुआत के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं होता है। उसके लिए बहुत से ऐसे कारण होते हैं जो कि उस क्रांति को होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो हम 1857 की क्रांति के कारणों को देखेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि किस प्रकार के राजनीतिक कारण हुए या कुछ प्रशासनिक कारण हुए। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ सामाजिक और आर्थिक कारण क्या हुए, कुछ सैन्य कारण हुए और कुछ तात्कालिक कारण हुए, जिसके कारण यह 1857 की क्रांति एक बड़े और व्यापक स्तर पर हुई। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और अब हम हमारे पहले रीज़न की ओर चलते हैं। 1857 का जो पहला कारण है कि किस कारण से 1857 की क्रांति हुई, जिसमें पहला कारण है हमारा राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण की बात की जाए तो इसमें सबसे पहला है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। लॉर्ड वेलेजली द्वारा सहायक संधि के द्वारा भारतीय राज्यों पर अतिक्रमण किया जाता था या कब्जा किया जाता था। इसके बाद में दूसरा कारण है दोस्तों व्यापगत या हड़प नीति। अगर किसी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं है या उम्र में छोटा है तो अंग्रेज शासन द्वारा उस राज्य को हड़प लिया जाता था। तीसरा जो कारण है वह है पेशवा नाना साहेब की पेंशन को रोकना। तो उस समय जो पेशवा थे उनकी पेंशन अंग्रेज सरकार द्वारा रोक दी गई थी। तो यह तीन प्रमुख कारण बनते हैं इनके राजनीतिक कारण, जो कि 1857 की क्रांति को हवा देने का कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि प्रशासनिक कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो प्रशासनिक कारणों में सबसे पहला कारण है कि उच्च पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति। तो जितने भी उच्च पद थे या बड़े बड़े पद थे, उन पदों पर केवल अंग्रेजों को ही नियुक्ति का अधिकार था, भारतीयों को उन पदों पर नियुक्ति का अधिकार नहीं था। इसके बाद में अगर भारतीयों को नियुक्ति की जाती थी तो एक छोटे से सिपाही के रूप में उनकी नियुक्ति की जाती थी, लेकिन जो बड़े बड़े पद होते हैं उन सभी पदों पर नियुक्ति अंग्रेजों की जाती थी। आगे बढ़ते हैं, नवाबों और मुगलों की उपाधियों का अंत। इस समय तक जो अंग्रेज सरकार है उन्होंने जो नवाब थे और जो मुगल थे उनकी समस्त प्रकार की जितनी भी उपाधियाँ थी वह सब उपाधियाँ इन्होंने लगभग समाप्त कर दी थी। आगे बढ़ते हैं, प्रशासनिक कार्य योग्यता नहीं बल्कि धर्म, जिसे कि ईसाई धर्म के आधार पर कार्य करवाया जाता था। क्योंकि जो अंग्रेज थे वह ईसाई धर्म के अनुयायी थे। तो अगर आप ईसाई धर्म हैं, अगर आपका धर्म ईसाई है और ईसाई धर्म से आप संबंधित है तो आपको प्रशासनिक कार्य में शामिल होने के लिए यही योग्यता काबिल है। इसमें आपकी यह नहीं देखा जाएगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, क्या योग्यता है आपके पास। आपके पास अगर धार्मिक योग्यता है तो आपको किसी और योग्यता की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं और हमारा जो तीसरा कारण है वह है सामाजिक और आर्थिक कारण। सामाजिक कारण और आर्थिक कारण में 1850 में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले को पैतृक संपत्ति का अधिकार मिल गया था। तो 1857 में जो धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम आया, उस अधिनियम के द्वारा इन्होंने तो जो भी व्यक्ति ईसाई धर्म को स्वीकार करता था उन्हें उनकी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल जाते थे। मतलब कि जो उनकी पैतृक संपत्ति थी वह उन पर उनका अधिकार हो जाता था और वह उन पर अपना कब्जा कर लेते थे। लेकिन ईसाई धर्म के अलावा जो दूसरे धर्म के लोग थे उन्हें
अपनी पैतृक संपत्ति पर अधिकार नहीं था, वह उस संपत्ति के लिए अपना दावा सिद्ध नहीं कर सकते थे। लेकिन ईसाई धर्म अगर आपने स्वीकार कर लिया है तो आपको स्वतः ही अपनी पैतृक संपत्ति पर अधिकार मिल जाएगा। 1850 का विधवा पुनर्विवाह, क्योंकि उस समय तक हमारे देश में यह मान्यता थी कि अगर महिला एक बार विधवा हो गई है तो उसका पुनः विवाह नहीं किया जाएगा, लेकिन अंग्रेजों द्वारा विधवा पुनः विवाह का जो एक्ट पारित किया गया, यह भी एक प्रमुख कारण बना। हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला कारण है सैन्य कारण। सैन्य कारण, तो जब सेना में सिपाहियों को भर्ती किया जाता था उस समय भारतीयों और अंग्रेजों का अगर सेना में अनुपात देखा जाए तो वहाँ पर 5:1 का जो अनुपात था वह भारतीय सेना में इनका, माफ कीजिएगा, अंग्रेज सेना में इनका अनुपात था। मतलब 5 भारतीय और 1 अंग्रेज उस सेना में भर्ती होते थे। इसके बाद जब वह लोग भारतीय लोग सेना में भर्ती हो जाते थे तब उन्हें नस्ल भेद के आधार पर या रंग रूप के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिकार के तहत किसी भी समय कहीं भी समुद्र पार सैनिकों को भेजा जाना, यह भी एक मुख्य कारण था, क्योंकि उस समय हमारे भारतीयों के द्वारा यह माना जाता था कि हम जो हिंदू लोग हैं या भारतीय लोग हैं वह समुद्र को पार नहीं करते थे, लेकिन यह लोग ज़बरदस्ती उन्हें समुद्र पार दूसरे देशों में भी भेजते थे। तो यह भी एक मुख्य कारण बना। आगे बढ़ते हैं। 1857 विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के गठन के लिए पील कमीशन गठित किया। तो जब 1857 की क्रांति समाप्त हो गई उसके बाद उन्हें लगा कि अगर हमने भारतीयों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया तो हो सकता है कि इससे भी बड़ा और आंदोलन हो जो कि हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी नींव को हिला कर रख दे। तो इसीलिए उन्होंने एक आयोग गठित किया। उस आयोग का नाम था पील आयोग, और जिसने सेना में रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया। अब आप यह चीज़ आज भी हमारे सेना में या समाज में चलती है कि जैसे आप हम देखते हैं कि जो हमारी सेना में एक रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट हो गया, सिख रेजिमेंट हो गया, जाट रेजिमेंट हो गया, इसके बाद में असम राइफल्स हो गया। तो ये जो रेजिमेंट है ये धर्म, जाति और समुदाय के आधार पर उस समय इन्होंने विभाजित कर दी थी, जो आज तक चली हुई आ रही है। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला और 5वां और आखिरी कारण है उस समय के तात्कालिक कारण। जो उस समय की परिस्थितियाँ थी वह भी एक अहम रोल अदा कर रही थी। तो 1856 में जब अंग्रेज़ों ने पुरानी लोहे की ब्राउन बेस पिस्टल जो थी उसके स्थान पर उन्होंने न्यू इनफील्ड राइफल्स का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन जब इसमें जो लगने वाले कारतूस थे उन कारतूसों को ऊपर से जो उसका ऊपरी हिस्सा था उसको दांतों से काटना पड़ता था या खोलना पड़ता था, जो कि एक चर्बी युक्त कारतूस थे, जो कि हमारे भारतीयों को उसे मुंह से खोलने में परेशानी थी, क्योंकि उनका मानना था कि चर्बी युक्त कारतूस को खोलने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो यह प्रमुख 5 तात्कालिक कारण थे जिसके कारण कि 1857 की क्रांति हुई और एक व्यापक रूप से हुई। अब हम देखते हैं कि इस क्रांति का शुभारंभ कैसे हुआ, प्रारंभ कैसे हुआ। तो सबसे पहले बात की जाए तो 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी, जो कि मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में है, के एक सैनिक मंगल पांडे के द्वारा अपने सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सर्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। क्योंकि जो मंगल पांडे थे इन्होंने जो चर्बी युक्त कारतूस थे उसे खोलने से मना कर दिया और इन्होंने गुस्से में आकर अपने अधिकारी, जो कि बैरकपुर छावनी के अधिकारी थे जिसमें कि लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सर्जेंट थे, उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद में 10 मई 1857 को मेरठपुर छावनी से प्रारंभ हुई इस क्रांति के बाद जब क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, उन्हें अपनी इस क्रांति का प्रमुख नेता चुन लिया गया। अब जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय की जो परिस्थितियां थी, कौन कौन से अधिकारी थे, कहाँ कौन क्या था, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो उस समय अगर बात की जाए तो वायसराय की बात की जाए तो जो वायसराय थे वह लॉर्ड कैनिंग थे, और जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वह थे विस्कॉट पाल्मस्टन, इसके प्रधानमंत्री थे। अगर कंपनी के सेनापति की बात की जाए तो कंपनी का जो मुख्य सेनापति था वह था जॉर्ज एमिंसन। फिर सेना का अगर मुख्यालय की बात की जाए तो सेना का जो हेडक्वार्टर था या मुख्यालय था वह उस समय
शिमला में इसका हेडक्वार्टर था। और जहाँ पर ये अपने गोला बारूद या तोपखाना जहाँ पर ये रखते थे, तो यह सब इनका मेरठ उत्तर प्रदेश में इसकी तोपखाना था। तथा उस समय क्रांतिकारियों द्वारा एक ध्वज बनाया गया था। इस ध्वज का जो चिन्ह था वह रोटी और कमल का फूल था। जब किसी भी क्रांतिकारी को एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाना होता था, तब ये अपने उनके साथ में रोटी और कमल का फूल भी भेजते थे। आगे बढ़ते हैं। 1857 झंडा गीत के रचनाकार। 1857 में जो झंडा गीत लिखा गया था उसके अगर रचनाकार की बात की जाए तो उसके जो लेखक थे, रचनाकार थे, वह थे अजीमुल्ला साहब, जिन्होंने जो झंडा गीत लिखा था उस झंडे गीत की हम 2 लाइनें आपके सामने बता रहे हैं। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। तो यह झंडा गीत की उस समय लाइन थी, और जो आज हम पढ़ते हैं वह जो हम पढ़ते हैं, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो दोनों में काफ़ी अंतर था। आगे बढ़ते हैं। और मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है वह 3 जून 1857 को नीमच छावनी से प्रारंभ हुई थी। नीमच जो कि उसका फुल फॉर्म है नॉर्थ इंडिया माउंटेड आर्टिलरी एंड कॉन्वेलरी हेडक्वार्टर्स, कॉन्वेलरी हेडक्वार्टर्स। तो यह नीमच का फुल फॉर्म है। जिस प्रकार हमारे महू का फुल फॉर्म है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार, उसी प्रकार यह नीमच का फुल फॉर्म है। अब मध्य प्रदेश की इस क्रांति को कर्नल CB सोवर्स ने नीमच के किले तथा निम्बा हेड़ा पर अधिकार करके समाप्त कर दिया। तो इस नीमच छावनी को जो या मध्य प्रदेश की जो क्रांति है उसे समाप्त करने का श्रेय किस अंग्रेज अधिकारी को जाता है, तो कर्नल CB सोवर्स को यह जाता है। इन्होंने नीमच और निम्बा हेड़ा पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। अब हम देखते हैं कि कुछ मध्य प्रदेश के क्रांतिकारी और उनके द्वारा जो नेतृत्व किए गए स्थल थे वह कौन कौन से थे। तो अगर तात्या टोपे की बात की जाए तो तात्या टोपे जिन्होंने कि कानपुर, झांसी और ग्वालियर 3 जगह से क्रांति का नेतृत्व कार्य किया था। रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने झांसी और कानपुर से क्रांति की शुरुआत की और उसका नेतृत्व किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। झलकारी बाई जो कि लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी, इन्होंने झांसी से अपना सहयोग प्रदान किया। टांट्या भील जिन्होंने खरगोन, शेख रमजान सागर से, राजा ठाकुर प्रसाद इन्होंने राघवगढ़ से क्रांति का नेतृत्व किया। आगे बढ़ते हैं। रानी अवंतीबाई लोधी, इन्होंने रामगढ़ मंडला से अपनी क्रांति की शुरुआत की थी। गिरधारी बाई जो कि अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी, इन्होंने भी रामगढ़ से ही अपनी क्रांति की शुरुआत की और अपना सहयोग प्रदान किया। कुंवर नारायण सिंह, इन्होंने रायपुर जो कि छत्तीसगढ़, वर्तमान छत्तीसगढ़ में है, यहाँ से अपनी क्रांति की शुरुआत की, क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक ही थे। छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। शहादत खान ने महू से क्रांति का नेतृत्व किया था। शंकर शाह, इन्होंने गढ़ा मंडला से क्रांति का नेतृत्व किया था। कुछ और नाम बच गए हैं, जिसमें कि भीमा नायक जिन्होंने मंडलेश्वर खरगोन से, श्री बहादुर मंडला से, देवी सिंह मंडला से, सुरेंद्र भाई जिन्होंने संभलपुर छत्तीसगढ़ से क्रांति का नेतृत्व किया, डेलन शाह इन्होंने नरसिंहपुर से, और बख्तावर सिंह जिन्होंने धार मालवा से क्रांति का नेतृत्व किया। तो ये प्रमुख क्रांतिकारी थे जिन्होंने मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से अपनी क्रांति का नेतृत्व किया। अब कुछ क्रांतिकारियों के बारे में हम जान लेते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से नाम आता है बख्तावर खां का। तो बख्तावर खां जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह ने मालवा के ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जंग छेड़ी थी। तो अगर बात की जाए कि सबसे पहले मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में किस राजा ने अंग्रेज शासन के खिलाफ विद्रोह की गूंज उठाई थी या विरुद्ध जंग लड़ी थी, तो राजा बख्तावर सिंह थे। किंतु 11 नवंबर 1857 को अपने ही सहयोगी के विश्वासघात के कारण धार के समीप लालगढ़ किले के पास गिरफ्तार कर लिया गया और 10 फरवरी 1858 को इंदौर में फांसी दे दी गई। क्योंकि दोस्तों अधिकांशतः हम देखते हैं कि हमारे जो भारतीय क्रांतिकारी हैं वह थे तो काफ़ी वीर और काफ़ी साहसी, लेकिन अधिकांश जो गिरफ्तार हुए हैं या जिनकी मृत्यु हुई है वह किसी न किसी व्यक्ति के विश्वासघात के कारण ही हुई है, और यह चीज़ आज भी हमारे देश में देखने को मिलती है।
आगे बढ़ते हैं और अगली जो क्रांतिकारी है वह है रानी अवंतीबाई लोधी। रानी अवंतीबाई लोधी को भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम महिला शहीद वीरांगना होने का दर्जा प्राप्त है। अगर रानी अवंतीबाई की बात की जाए तो इनका जन्म 16 अगस्त 1831 को सिवनी जिले के ग्राम मनखेड़ी में हुआ था और रानी अवंतीबाई का विवाह रामगढ़ राज्य के शासक लक्ष्मण सिंह के पुत्र विक्रम सिंह से हुआ था, जिनके शासन की बागडोर बाद में रानी अवंतिकाबाई लोधी ने संभाला था। आगे बढ़ते हैं और 13 नवंबर 1857 को 23 नवंबर 1857 को मंडला के समीप खेरी गांव में अवंतीबाई और अंग्रेज सेनापति वार्डन के बीच युद्ध हुआ, जिस युद्ध में रानी की विजय प्राप्त हुई। परंतु जैसा कि मैंने अभी बताया कि विश्वासघात के कारण अधिकांश लोगों को अपने युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा, तो पुनः दिसंबर 1857 में अंग्रेज सेनापति वार्डन ने रीवा राज्य की सेना की सहायता से पुनः रामगढ़ पर हमला कर दिया और 20 मार्च 1858 को रानी अवंतिकाबाई ने अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई के साथ देवहरगढ़ के जंगलों में वीरगति को प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर भी रानी के साथ विश्वासघात हुआ, रीवा की सेना ने अंग्रेजों का साथ दिया और रानी अवंतीबाई जो लोधी है और उनकी अंगरक्षिका जो कि गिरधारी बाई है, इन्हें देवहारगढ़ के जंगलों में वीरगति को प्राप्त हुई। आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा क्रांतिकारी है वह है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई 19 नवंबर 1828 को मोरोपंत तांबे के घर में जन्मी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें बाद में मनु के नाम से भी जाना गया। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह कुछ समय पश्चात गंगाधर राव जो कि झांसी के राजा थे उनके साथ हुआ तथा इनके विवाह के पश्चात ही इनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। इससे पहले इन्हें मणिकर्णिका और मनु के नाम से ही जाना जाता था। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित राज्य झांसी की रानी थी। इन्हें 1857 क्रांति की द्वितीय वीरांगना कहा जाता है। तो अगर पहली वीरांगना की बात की जाए तो रानी अवंतिकाबाई लोधी और दूसरी वीरांगना की बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई को यह दर्जा प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। 4 अप्रैल 1858 को अंग्रेज अधिकारी कैप्टन ह्यूरोज ने झांसी पर आक्रमण कर दिया, जिसे तात्या टोपे की मदद से टाल दिया गया। तो जब जो अंग्रेज अधिकारी थे कैप्टन ह्यूरोज, इन्होंने झांसी पर आक्रमण किया, उस समय रानी की जो सहायता थी, रानी लक्ष्मीबाई की सहायता तात्या टोपे के द्वारा की गई थी। लेकिन 18 जून 1858 को अंग्रेज सेनापति रॉयल आयरिश के विरुद्ध युद्ध करते हुए झांसी की रानी और उसकी अंगरक्षिका झलकारी बाई ग्वालियर के समीप वीरगति को प्राप्त हो गई। इसीलिए जो रानी लक्ष्मीबाई है उनकी समाधि फूलबाग ग्वालियर में इनकी समाधि को बनाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं तात्या टोपे के बारे में। तात्या टोपे तो अंग्रेजों के बीच यह भारतीय चीते के नाम से प्रसिद्ध थे। तात्या टोपे कानपुर और झांसी की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। तो तात्या टोपे 2 जगह से, एक जगह तो इन्होंने झांसी में जहां पर रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की थी और कानपुर से यह क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे और अंग्रेजों में इनके नाम से इतना दहशत थी कि अंग्रेज इन्हें एक भारतीय चीते के नाम से भी जानते थे। तात्या टोपे का जन्म 1814 को येवला ग्राम महाराष्ट्र में हुआ था तथा इनके बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो अगर बात की जाए कि तात्या टोपे के बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। आगे बढ़ते हैं। सिंधिया सामंत मानसिंह के विश्वासघात के कारण शिवपुरी के जंगलों में 7 अप्रैल 1859 को मेजर मीड द्वारा पकड़ लिया गया तथा 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दे गई। तो यहाँ पर भी तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किया गया, उन्हें मानसिंह के द्वारा भुलाया गया और अंग्रेज अधिकारी मेजर मीड को पकड़वा दिया गया, जिसके बाद उन्हें शिवपुरी के जंगलों में ही फांसी दे दी गई थी। तात्या टोपे जिन्हें कि गोरिल्ला पद्धति या छापामार पद्धति के कारण जाना जाता है, क्योंकि यह इस कार्य में निपुण थे। आगे बढ़ते हैं और हमारा जो लास्ट है भील क्रांति, इसके बाद में हमारा यह टॉपिक
समाप्त हो जाएगा। तो भील क्रांति की बात की जाए तो भील क्रांति मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्षेत्र में भील जनजाति द्वारा 1857 की क्रांति में प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम खरगोन जिले से क्रांति की शुरुआत शहीद भीमा नायक और मामा टांट्या भील ने की। तो जो भील क्रांति के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे वह थे भीमा नायक और मामा टांट्या भील। मामा टांट्या भील के बारे में अगर बात की जाए तो मामा टांट्या भील जिनका जन्म खंडवा में हुआ था, लेकिन इन्हें फांसी जबलपुर में दी गई थी। और अगर इनकी समाधि की बात की जाए तो इनकी समाधि पाताल पानी तहसील महू इंदौर में इनकी समाधि बनी हुई है। मामा टांट्या भील को रॉबिन हुड और शहीद भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं। तो अगर प्रश्न बनता है कि निमाड़ का रॉबिन हुड किन्हें कहते हैं, तो शहीद भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं। और इंडियन रॉबिन हुड किसे कहते हैं, तो मामा टांट्या भील को इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। भीमा नायक 29 दिसंबर 1876 को पोर्ट ब्लेयर में शहीद हो गए थे। 1857 की क्रांति में अंबा पानी के युद्ध में शहीद भीमा नायक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने तात्या टोपे से छापामार पद्धति सीखी थी। तो छापामार पद्धति के जो एक और कुशल नेतृत्वकर्ता थे वह कौन थे, तो भीमा नायक, इसके बाद तात्या टोपे, और सबसे पहले शिवाजी और जयसिंह ने इस पद्धति का प्रयोग किया था, जिससे कि अंग्रेजों के और मुगलों के दांतों तले चने चबवा दिए थे। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास यहाँ समाप्त होता है। जय हिंद, थैंक यू सो मच।